हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क इज़ लाइक ट्राइंग टू हार्वेस्ट वेयर यू हैव नॉट प्लांटेड। यानी कि अगर आप सफलता के लिए प्रयास बिना मेहनत के करेंगे, ठीक है, कि आप एक दिन थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लिया, हम बोलो मैं तो सफलता के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत नहीं कर रहे हैं ना आप, तो क्या आप खुद सोचो कि आपने आपके गांव में दादाजी का परदादाजी का कोई खेत है, गांव में छोड़ो आपके यहाँ पे भी एक प्लांटर पड़ा हुआ है, उसमें आपने कुछ बीज नहीं बोया, कुछ नहीं है, तो क्या वहाँ पे से आप फसल उगा सकते हो? नहीं ना। फसल उगाने के लिए क्या बीज बोना पड़ेगा, फिर उसको देख रेख करनी पड़ेगी, सींचना पड़ेगा, तब जाके सफलता हासिल मिलेगी, तब जाके उसमें से फसल उगेगी, ठीक है, और उसको आप हार्वेस्ट कर पाएंगे। जो कुछ भी आपने प्लांट किया है, चाहे टमाटोज हैं, चाहे पोटैटोज हैं, अनियन है, कुछ भी है, कोरिएंडर, छोटी से छोटी चीज़, तो सफलता तभी मिलेगी जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के सफलता इज़ लाइक हार्वेस्टिंग समथिंग दैट यू हैव नॉट सोड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। फूड लेबल्स मेंशन द कंटेंट्स ऑफ पैकेज प्रोडक्ट्स। फूड लेबल जो है वो पैकेज प्रोडक्ट के कंटेंट्स को मेंशन करते हैं। पीछे लिखा होता है ना, फैट इतना है, कैलोरीज इतना है, न्यूट्रिशन इतना है, विटामिन इतना है। वो क्या है, लेबलिंग होती है कि उस पैकेज के अंदर में कितने मात्रा में क्या क्या क्वांटिटी है, क्या क्या चीज़ें हैं। बट कैन दे बी टेकन एट फेस वैल्यू, लेकिन क्या वो बिना जांच पड़ताल के, केवल कि हाँ इस ब्रांड ने बोल दिया कि ये नेचुरल है, इस ब्रांड ने बोल दिया कि ये हर्बल है, तो क्या हमें वो मान लेना चाहिए? उसके ऊपर जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए। Flagging the issue of misleading claims on labels that can adversely impact consumers' choices, बोल रहे हैं ये एक संकेत करता है कि सिर्फ क्या एक इशू खड़ा करता है कि भाई मिसलीडिंग क्लेम्स जो दिए जाते हैं लेबल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, जो कि बहुत बुरी तरह एडवर्सली मतलब बहुत बुरी तरह नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं कंज्यूमर की चॉइसेस को। अब कोई व्यक्ति है, वो अपना वेट लूज़ करना चाहता है, ठीक है, वो सोचेगा सफोला जैसे मसाला ओट्स आते हैं, उनके अंदर सोचेगा उसमें लिखा टेस्ट भी हेल्थ भी, ठीक है, वो सोचेगा कि मैं ये खाता हूँ तो मेरी जो है वेट लूज हो जाएगा। लेकिन उसमें जो है ओट्स के अंदर जो मसाला ओट्स सफोला वगैरह के आते हैं, इनके अंदर में जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो हमें सॉल्ट इनटेक, डेली का इनटेक मेजरमेंट दिया है कि इतने ग्राम से या इतने मिलीग्राम से कम ज़्यादा हमें नहीं लेना है सॉल्ट, उससे ज़्यादा उसमें होता है 1 सर्विंग में। तो आप पूरे दिन में अगर मान लो 3 बाउल खाते हो उस मसाला ओट्स के, तो यानी कि आपने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी, एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया। आपका वेट लूज होगा? वेट लूज तो नहीं होगा, दुनिया भर की और बीमारियां लग जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करने से, ठीक है, एंजाइटी हो सकती है, कई अलग अलग तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो बोल रहे हैं कि क्या इन लेबल्स की वजह से कंज्यूमर की चॉइसेस प्रभावित होती हैं? द Indian Council of Medical Research ICMR has issued a set of dietary guidelines. इन्होंने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, इन्होंने कुछ डाइटरी गाइडलाइंस, डाइटरी मतलब खाने पीने से संबंधित, आहार से संबंधित गाइडलाइंस इशू करी हैं। It points out the glaring example of deceptive nature of sugar-free fruits. अब ये स्टिर जो है पूरे देश भर में ये उथल पुथल हुई क्यों है? फूड फार्मर करके एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पे जो व्यक्ति हैं उन्होंने कई सारे ब्रांड्स के जो फेक मार्केटिंग है कि भाई ये बच्चों को टॉल करता है, बच्चों के लिए हेल्दी है, और फिर उसके कंपैरिजन किया जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस या देश के जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जो मान्यता प्राप्त नियमांक हैं कि इस मानक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, या इतना क्वांटिटी एक वयस्क को, इतना क्वांटिटी एक बच्चे को देना चाहिए, उनको कंपेयर करा और जो हिडन लेबलिंग है उनको कंपेयर करा, और उन्होंने ये स्टिर पूरे देश में छेड़ दिया है कि आज एक वर्ल्ड हमारे देश के लीडिंग न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल तक छपना पड़ा है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करता है, ये ग्लेरिंग एग्जाम्पल है। ग्लेरिंग एग्जाम्पल मतलब ये एक बहुत रिफ्लेक्टिव एग्जाम्पल है, उदाहरण है किस चीज़ का? ऑफ द डिसेप्टिव नेचर। डिसेप्टिव मतलब धोखाधड़ी, छुपाना, जालसाजी। ठीक है, तो जो डिसेप्टिव नेचर होता है, भ्रामक नेचर होता है शुगर फ्री फूड्स का, उसका ये उदाहरण है।
While these products may seem like a boon for diabetics or those watching their weight, बोल रहे हैं कि हालांकि कई लोग ये सोच सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यार ये तो हमारे लिए वरदान बनकर आया है, जो लोग डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं उनके लिए, या फिर जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए हो सकता है वो सोचे कि हमारे लिए वरदान है, लेकिन they could be loaded with fats, refined cereals and hidden sugars, significantly altering their nutritional profile. लेकिन क्या हो सकता है कि इनके अंदर में भरपूर मात्रा में फैट्स हो सकते हैं, रिफाइंड सीरियल्स हो सकते हैं और हिडन शुगर हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में उनके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल यानी कि न्यूट्रिशन की वैल्यू जो है उसको छेड़छाड़ की जा सकती है. ठीक है. Similarly, packaged fruit juices may have mere 10% fruit pulp. और इसी प्रकार से पैकेज जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनमें बामुश्किल बड़े थोड़ी सी मात्रा में 10% का ही फ्रूट पल्प होगा, विद द रेस्ट कंटेनिंग एडेड शुगर्स एंड अदर एडिटिव्स. और बाकी चीज़ें क्या होती हैं? एडेड शुगर और दूसरी चीज़ें जो इसमें ऐड की जा सकती हैं, कंज्यूमेबल हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स कुछ होंगे. ठीक है. तो ये सब चीज़ें इसमें डाली जाती हैं, फूड कलरिंग होगी, तो ये सब चीज़ें डाली जाती हैं. The guidelines underscore the importance of scrutinizing labels beyond the attractive health claims. तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये रेखांकित करती हैं, जोर देती हैं किस बात के ऊपर कि बहुत महत्वपूर्ण है. स्क्रूटनाइज मतलब जांच करना, लेबल्स के जांच करना, उनके जो अट्रैक्टिव हेल्थ क्लेम्स हैं कि हाँ जी टेस्ट भी, हेल्थ भी, या फिर बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये सब चीज़ों की इन सिर्फ जो टैगलाइंस हैं उनसे हट के उनके लेबल्स की जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Terms like natural, whole grain and organic may not guarantee such qualities in the product. बोल रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर ऐसी टर्म्स लिखी हैं जैसे कि नेचुरल है, होल ग्रेन इसमें है, ऑर्गेनिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई में उन चीज़ों में नेचुरल प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, वाकई में वो होल ग्रेन से बना हुआ है, वाकई में वो ऑर्गेनिक है. इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है. कंपनीज मिसलीडिंग एड्स बनाती हैं, भ्रामक एड्स बनाती हैं. ठीक है. उनके कैंपेन्स इसी तरीके से चलते हैं, वो आपको बताती कुछ और है और अंदर देती कुछ और है. Manufacturers often exploit these terms to capitalize on consumer preferences for healthier option. Manufacturers अक्सर इन टर्म्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इन टर्म्स का दोहन करते हैं. ठीक है. लाभ उठाते हैं और क्या करते हैं, एक्चुअल जो कंटेंट है वो कुछ और होता है और जो लोग हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वो इन टर्म्स से भ्रमित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं. While the actual content may fall short of expectations, बल्कि जबकि इनके अंदर जो actual content होगा वो जितनी उम्मीद की जा रही है उससे बहुत पीछे हो सकता है. The ICMR also questions the nutrition claims. Terms like low calorie or high fiber are vague assertions unless backed with concrete facts. बोल रहे हैं ICMR ने ये भी सवाल उठाया है कि और जो न्यूट्रिशनल क्लेम्स हैं जैसे कि ये लो कैलोरी प्रोडक्ट है, इसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, ये हाई फाइबर है, या याकुट आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है, ये सब चीज़ें एक वेग असर्शन है. वेग असर्शन मतलब कि ये केवल हवाई बातें हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये अस्पष्ट अजम्पशंस दावे हैं और इनका कोई लॉजिक नहीं है जब तक कि कोई फैक्ट ना मिले, हमें कोई ऐसी रिपोर्ट ना मिले, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना किए जाएं, तब तक ये केवल वेग असर्शंस हैं यानी कि अस्पष्ट दावे हैं. Unfortunately, the ICMR's advisory does not specifically address the needs of food allergy patients. बोल रहे हैं unfortunately, बड़े दुखद तौर पे कहना पड़ रहा है कि ICMR की जो गाइडलाइन है, एडवाइजरी है, उसमें जो पेशेंट्स किसी फूड एलर्जी से जूझ रहे हैं उनके लिए कोई उनकी समस्या का समाधान नहीं निकलता. अब एक परेशानी, कई लोग बोलते हैं कि हम लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं. ठीक है. उससे क्या होता है, एक बड़ी खतरनाक तरीके का एक रिएक्शन होता है, उसको बोलता है सेलियाक डिजीज़ होती है. ठीक है. सेलियाक डिजीज़ में आपके अगर खाने में एक माइक्रोन जितना भी आटे का जो कण है वो चला जाता है, दैट मीन्स आपको सीरियस इलनेस, सीरियस एलर्जी वहाँ पे शो केस हो सकती है.
ठीक है। तो इसीलिए जो सेलिएक पेशेंट्स होते हैं उनका खाना बिल्कुल अलग, कई तो सेलिएक पेशेंट्स खुद ही बनाना अपना प्रेफर करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। और उनका अगर खाना बनाना भी है तो जो किचन है उसको पहले क्लीन किया जाएगा, कुछ भी उससे पहले आटे वाटे का अगर बनाया है तो उसको प्रॉपर वे में क्लीन किया जाएगा, उसके बाद में नए फ्रेश बेसिस पे फ्रेश कंटेनर्स में उनका सामान खाना बनाया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, accurate labeling of gluten-free products is crucial to managing celiac disease। बोल रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे एकदम बारीक सटीक लेबलिंग, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स की एकदम सटीक लेबलिंग बहुत महत्वपूर्ण है अगर हमें सीलियाक डिजीज़ के पेशेंट्स को बचाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी बीमारी से निपटना है तो। एंड ensuring the well-being of the patients, as even traces of gluten in foodstuffs can trigger adverse reactions in them। और बोल रहे हैं कि उनकी सुरक्षा मेंटेन करने के लिए, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक माइक्रोन जितना भी वहाँ पे ट्रेस मिल जाता है ना ग्लूटेन का उनके फूड में जो भी वो खा रहे हैं उसके अंदर, तो उससे बहुत एडवर्स भयानक रिएक्शंस उनके अंदर देखने मिल सकते हैं। द मेडिकल बॉडी मस्ट एडवोकेट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एडहेरेंस टू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। जो ये मेडिकल बॉडी है ICMR, इनको प्रचार करना चाहिए, किस चीज़ का प्रचार करना चाहिए, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस ये कई बारी फूड लेबलिंग में ना जो लेबल्स में जो फूड कंटेंट है वो ऑर्डर ऑफ हायरार्की लिखा जाता है कि भाई हाँ ये सबसे ज़्यादा मात्रा में ये है, लेकिन कितनी मात्रा में है वो नहीं लिखा जाता। लिस्ट ऐसे इस तरीके से कॉमा कॉमा करके बना दी जाती है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ये प्रोडक्ट उससे कम मात्रा में है, ये उससे कम मात्रा, लेकिन ये कितनी मात्रा में है, एक बॉटल के अंदर कितनी मात्रा में वो पता नहीं चलता, ठीक है। और कई प्रोडक्ट्स उनने हाईलाइट नहीं किए होते, कई प्रोडक्ट वहाँ पे मेंशन नहीं किए होते कि उस पर लिखा होता है कि अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी साइट विजिट करो, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं ग्लूटेन फ्री लेबलिंग के लिए उनका पालन होना चाहिए। मिसलीडिंग फूड लेबल्स कंट्रीब्यूट टू परपेचुएशन ऑफ फॉल्टी डाइटरी पैटर्न्स। बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मिसलीडिंग जो ये लेबल्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं, किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, निरंतरता यानी कंटिन्यूएशन की फॉल्टी डाइटरी पैटर्न्स लोग जो कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप गलत चीज़ खा रहे हो तो आप खा ही जाओगे, है ना। अगर आपको ये पता ही नहीं होता कि भाई सफोला किसी ब्रांड का नाम लेना सही नहीं है पर वो नाम ही ऐसे आता है, मसाला ओट्स जो है वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो सकते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट जो है वो एक्सेस अमाउंट में होता है, या फिर उसमें जो मसाले हैं वो एक्सेस अमाउंट में होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यूसली वो खाए जाएंगे और फिर आप किसी और परेशानी को ट्रिगर कर देंगे, ठीक है। एक्सेजरबेटिंग ओबेसिटी एंड अदर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ओबेसिटी जैसी परेशानियां बढ़ रही हैं और दूसरी परेशानियां बढ़ रही हैं। द ICMR's कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही के लिए आह्वान। इज क्लियर, कंज्यूमर्स मस्ट एक्सरसाइज कॉशन एंड डिलीजेंस व्हाइल मेकिंग हेल्दियर चॉइसेस। कि ICMR ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरा का पूरा दारोमदार किसका है, कंज्यूमर्स का है, कि आप ध्यान दें, आप निगरानी रखें, आप केयरफुल रहें जब आप अपने हेल्दी चॉइसेस बना रहे हैं, आप अपने लिए कुछ खाने के लिए ले रहे हैं तो आप उसका लेवल पूरा पढ़ें, आपको क्या चीज़ सूटेबल लगती है नहीं लगती है, आप उसके ऊपर अपनी फैमिली प्रेफरेंसेस के ऊपर काम करके फिर कोई चीज़ परचेज करें, ठीक है। ये उन्होंने कह दिया। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाई माइट शुगर फ्री फूड्स बी मिसलीडिंग फॉर कंज्यूमर्स। बोल रहे हैं कि शुगर फ्री फूड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर के लिए भ्रामक क्यों हो सकते हैं, क्योंकि उनमें शुगर से, जैसे शुगर फ्री तो उन्होंने बोल दिया, हो सकता है शुगर ना हो, लेकिन दूसरे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि जितनी शुगर वो कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे उससे ज़्यादा शुगर ही हो, ठीक है। शुगर फ्री प्रोडक्ट्स आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन रेगुलर फूड्स। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव की तो बात नहीं है, जिसने अपनी सेहत का ख्याल रखना है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी खर्च करने को तैयार हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव और लेस एक्सपेंसिव की बात हुई नहीं. Although labeled as sugar free, these foods might contain high levels of fats, refined cereals and hidden sugars, altering their nutritional profile. बिल्कुल करेक्ट है कि हालांकि इन पे लिखा तो होता है कि भाई ये शुगर फ्री है, लेकिन इनमें दूसरी तरीके के प्रोडक्ट्स जैसे कि फैट्स या फिर रिफाइंड सीरियल या फिर हिडन शुगर हो सकती है, जो कि जो न्यूट्रिशन वो चाहते थे अपने शरीर को देना उसके साथ में छेड़छाड़ करता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Based on the passage, we can infer that the author would be most supportive of, कि author इस बात का सबसे ज़्यादा समर्थन करते हैं. पैसेज के अनुसार हमें ये पता चलता है. तो ऑथर समर्थन करते कि अगर वो कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ना उदाहरण देके कि ग्लूटेन फ्री के लिए तो आपका एक ट्रेस भी बहुत हानिकारक हो सकता है, तो उसके लिए और ज़्यादा कठोर नियम यहाँ पे लेकर आने चाहिए थे और यही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि कंपनीज जो है उनका पालन करें, अनुसरण करें. Implementing stricter regulatory standards for food labeling, especially concerning gluten-free products. बिल्कुल करेक्ट है कि वो चाहते थे कि और स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बनाया जाए फूड लेबलिंग को लेके, खास तौर पे ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को लेके. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. According to the passage, all of the following are true about the ICMR's advisory except that कि पैसेज के अनुसार ICMR की एडवाइजरी को लेकर इनमें से सारी बातें सही हैं, इस केवल एक को छोड़ के. अब वो एक बात क्या है? It questions the validity of vague nutrition claims made by food manufacturers. करेक्ट है, ये सवाल तो उठाता ही है ना कि भाई आप लोग ने ऐसे ही हवा में कुछ बातें कर दी, हवा में न्यूट्रिशनल क्लेम्स कर दिए, वो कितने सही हैं, कितने तार्किक हैं, कितने उसके पीछे फैक्ट्स क्या हैं, उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, तो ये तो करेक्ट है. It addresses the need for clear labeling to aid food allergy patients, particularly those with celiac disease. Incorrect है. यहाँ पे celiac patients और कोई और दूसरी तरीके की फूड एलर्जी पेशेंट्स का समाधान नहीं निकला, ये चीज़ राइटर ने बोली है. तो कैसे एड्रेस कर लिया, यानी कि ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Based on the passage, which of the following can be inferred about the effectiveness of sugar-free labels? बोले पैसेज के अनुसार शुगर फ्री लेबल्स कितने प्रभावशाली हैं, उनके बारे में हम क्या जान सकते हैं. Sugar-free labels can lead consumers to mistakenly believe that such products are universally healthy. बिल्कुल करेक्ट है. लिख दिया ऊपर शुगर फ्री है, लोग यही सोचेंगे कि अच्छा मेरे को शुगर है, मैं ये चीज़ खा लेता हूँ, इससे मेरे शुगर नहीं बढ़ेगी, मेरी क्रेविंग्स भी दूर हो जाएंगी और मैं हेल्दी हो जाऊंगा. लेकिन उसको नहीं पता कि वो अननोइंगली, अनवांटिंगली एक्स्ट्रा शुगर कंज्यूम कर रहा है. फिर वो अगले दिन अपना शुगर चेक करेगा, अरे ये तो बढ़ गई, मैंने तो कल कुछ खाया नहीं, सब हेल्दी खाया था, शुगर फ्री खाया था सब कुछ. तो ये करेक्ट है. Sugar-free products might compensate for lack of sugar by including other unhealthy ingredients. बिल्कुल करेक्ट है कि शुगर फ्री प्रोडक्ट में मान लो चीनी नहीं भी है, लेकिन दूसरे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं. मान लो कि हिडन शुगर नहीं है किसी प्रोडक्ट में, लेकिन उसमें अगर फैट है, उसके अंदर अगर जो रिफाइंड सीरियल्स हैं वो हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे हैं जो बंदे की हेल्थ को और ख़राब कर सकते हैं, तो फिर उनसे बंदा और बीमार हो जाएगा. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. Consumers should avoid all products labeled as sugar free to maintain a healthy diet. तो यहाँ पे जो पैसेज है उसमें एक कैच है, उसमें उन्होंने बोला है कि आपको हेल्दी, उन्होंने मना नहीं करा है कि आप अवॉइड करो, उन्होंने बोला आप अपनी चॉइस सोच समझ के करो, आप अपनी चॉइसेस जो है वो सूझबूझ से बनाओ. दिमाग आपके पास है, लेबलिंग पीछे दी जाती है, गूगल सबके पास है, गूगल करो, जानकारी हासिल करो, उसके बाद में अपने और अपने परिवार के लिए हेल्दी चॉइसेस बनाने के दारोमदार आपका है. ठीक है. सो ऑप्शन 3 जो है वो गलत हो जाता है, यानी कि 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट. 1 and 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट. टोन कैसी है पैसेज की? तो टोन जो है पैसेज की वो चिंताजनक है. चिंताजनक क्यों है? क्योंकि ये कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ये बच्चे भी खाते हैं. 2 साल से कम उम्र के बच्चों को चीनी डॉक्टर्स बोलते हैं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, या फिर बहुत लिमिटेड मात्रा में देनी चाहिए. ठीक है. इनमें भर भर के चीनी है, कॉम्प्लान वगैरह में भर भर के चीनी है. आप अगर 1 चम्मच कॉम्प्लान दूध में डालो या फिर 1 चम्मच बॉर्नविटा दूध में डालो तो आपको एक्स्ट्रा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन फिर भी कई महान ऐसे होते हैं जो डालते हैं एक्स्ट्रा चीनी. ठीक है. तो बच्चों की हेल्थ खराब. उसके बाद में बड़े जो हैं जिनको शुगर की बीमारी है, किसी तरीके की एलर्जी है, कुछ और परेशानी है, वो लोग हेल्दी ऑप्शन सोच के इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, बट उनको नहीं पता कि वो हेल्दी ऑप्शन सोच के अपने घर में बीमारियों का घर लेकर आए हैं. ठीक है. तो इनडिफरेंट नहीं है, सरकास्टिक नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्या है? अलार्मिंग. ऑप्शन डी इज करेक्ट. Which of the following correctly outlines the sequence of issues flagged by the ICMR regarding misleading food labels? तो किस
इस सीक्वेंस में जो ICMR है उन्होंने फूड लेबलिंग को लेके इश्यूज उठाए हैं, उसका सीक्वेंस करेक्ट करना है, ठीक है, चूज करना है। द ICMR हाईलाइट्स द प्रॉब्लम ऑफ शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। सबसे पहले यही हुआ, शुगर फ्री फूड्स के बारे में बोला। दूसरा पॉइंट आया जब उन्होंने फ्रूट पल्प की बात करी, बिल्कुल करेक्ट है, पैकेज जूसेस में। और फिर तीसरा पॉइंट आया जब उन्होंने बोला कि नेचुरल और ऑर्गेनिक जैसी टर्म्स का मतलब ये नहीं है कि उसमें वाकई में वो चीजें प्रेजेंट हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। While central banks in developed countries can be traced as far as the 17th century बोल रहे हैं, जबकि सेंट्रल बैंक्स बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में 17वीं सदी के आसपास में उनका आगमन हो चुका था, तब से उनकी मौजूदगी है अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ऑन April 1, 1935, जो कि April 1, 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था, डैश वन ऑफ द ओल्डेस्ट सच इंस्टीट्यूशंस। तो वो एक सबसे पुराना ऐसा इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत सारे होंगे, उनमें से एक है, तो is one of the oldest such institutions. The RBI, as Prime Minister Narendra Modi dash at the opening ceremony of RBI at 90 in Mumbai, बोल रहे हैं कि जो RBI है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अब उन्होंने कहा होगा, उन्होंने स्टेट किया होगा, उन्होंने इशारा किया होगा, उन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा, कब? जब RBI at 90 उनकी ओपनिंग सेरेमनी की गई मुंबई में, तब has witnessed both the pre and post independence era। तो उन्होंने कहा कि भाई RBI ने प्री इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले वाला युग भी देखा है और इंडिपेंडेंस से बाद वाला युग भी देखा है। सिंस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, जब से ये एग्जिस्टेंस में आया है, स्थापित हुआ है, इट हैज नेविगेटेड एंड मैनेज्ड दी सेवरल ट्रांजिशंस द कंट्री हैज अंडरगॉन। तो इन्होंने नेविगेट किया यानी कि उस समय में ये कार्यरत रहे और मैनेज करा यानी कि संचालित करा जो कई ट्रांजिशन मतलब बदलावों से हमारा देश गुजरा है, उनके दौरान में RBI हमारे साथ में खड़ा था। फ्रॉम अ टाइम व्हेन द प्लानिंग प्रोसेस डैश टू अ मोर मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, जब हमारी प्लानिंग प्रोसेस जो है वो लीन हो सकता है कि वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ लीन्ड थी या उस तरफ उसका झुकाव था या उससे प्रेरित थी। एंड नाउ इन इंक्रीजिंगली डिजिटल इकोनॉमी, और अब जब हमारी इकोनॉमी डिजिटलाइज हो रही है तब भी RBI मौजूद है। एज इट लुक्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट 10 years, जैसे हम अगले 10 सालों की तरफ अपना देख रहे हैं, RBI अपने आने वाले 10 सालों की तरफ देख रहा है। द RBI must learn from its past, adjust and adapt and plan for the challenges it could dash on its journey towards its centenary। बोल रहे हैं कि आने वाले 10 सालों की तरफ जब RBI देख रहा है तो RBI को सीखना चाहिए अपने पास से, एडजस्ट और अडाप्ट करना चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर के अनुसार और प्लान करना चाहिए आने वाले चैलेंजेस को, जो कि जब वो अपने शतक पूरा करेंगे, 100 सालों का अवधि, सेंटेनरी मतलब 100 सालों की अवधि पूरी करेंगे, तो उस जर्नी के दौरान में जो भी आने वाले चैलेंजेस हैं उनके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है। While central bank in developed countries can be traced as far back as 17th century, among developing countries the Reserve Bank of India established on April 1, 1935 dash one of the oldest institutions। तो ऐसे institutions में से सबसे पुराना है, तो एक ही है, क्या होगा? is one of the oldest institution। अब was क्यों नहीं होगा? पास्ट की घटना थोड़ी है, अभी भी है ना RBI, बंद थोड़ी हो गया RBI, अभी भी चल रहा है, तो is one of the oldest institutions। The RBI, as Prime Minister Narendra Modi dash at the opening ceremony pointing out या points out, तो यहाँ पे क्या होगा? pointed out, जैसा कि उन्होंने point out किया, जैसा कि उन्होंने इशारा किया, संकेत किया, कब? ओपनिंग सेरेमनी में। सो ऑप्शन ए, ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है ना, पास्ट की बात है, तो pointed out, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Since it came into existence, it has navigated and managed the several transitions the country has undergone, from a time when the planning process dash to a more market-oriented economy। प्लानिंग प्रोसेस हेल्ड स्वे का मतलब होता है नियंत्रण करना किसी चीज के ऊपर। तो जब प्लानिंग प्रोसेस जो है मार्केट इकोनॉमी ओरिएंटेड इकोनॉमी द्वारा नियंत्रित की जाती थी, उस समय से लेकर अब जब ये डिजिटल इकोनॉमी द्वारा नियंत्रित की जा रही है, तब तक का समय उन्होंने देखा है, तो हेल्ड स्वे इज करेक्ट। एज इट लुक्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट 10 years,
द RBI मस्ट लर्न फ्रॉम इट्स पास्ट। अब जैसे हम आने वाले 10 सालों में देख रहे हैं तो RBI को अपने पास्ट से सीखना चाहिए, एडजस्ट और अडेप्ट करना चाहिए, और चैलेंजेस, आने वाले जो चैलेंजेस हैं इनके 100 साल पूरे होने के लिए जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसको क्या करना चाहिए, चैलेंजेस इट कुड एनकाउंटर्ड पास्ट की बात होगी, बी एनकाउंटर्ड अगेन पास्ट की बात, एनकाउंटरिंग मतलब कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो आने वाले चैलेंजेस की बात करें तो दैट दे कुड एनकाउंटर, कुड है तो क्या आएगा, एनकाउंटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस डिस्कोर्स फेसिंग स्क्रूटनी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये सबसे प्रमुख है इस डिस्कोर्स में, इस चर्चा में, जो कि क्या कर रहे हैं, जांच फेस कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि ए जो है वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, किसी ऑनगोइंग स्टेटमेंट का पार्ट है, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो रहा है। द रिन्यूड स्पॉटलाइट ऑन सिग्निफिकेंटली हाई शुगर, सॉल्ट एंड फैट कंटेंट इन फूड हैज स्पार्क्ड अ डिबेट अबाउट पब्लिक हेल्थ एंड ट्रांसपेरेंसी। बोल रहे हैं जो एक नया स्पॉटलाइट मतलब ध्यान केंद्रित होना, किसके ऊपर ध्यान केंद्रित हुआ है कि भाई कंटेंट जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर शुगर कितनी ज़्यादा है, सॉल्ट कितना ज़्यादा है, फैट कितना ज़्यादा है, इनके ऊपर जो रोशनी दोबारा से डाली गई है, इसने एक डिबेट खड़ा कर दिया है जनता की हेल्थ और ट्रांसपेरेंसी के बीच में। ठीक है, अब ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, क्यों, क्योंकि स्पॉटलाइट डाली गई है ना, आप किसी पॉइंट के ऊपर पहले स्पॉटलाइट डालोगे, उसके बाद में उस पॉइंट को डिस्कस करोगे कि आज का चर्चा का विषय है ये, तो हमें पता चल रहा है कि आज का चर्चा का विषय है कि फूड के अंदर ज़्यादा शुगर, ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा फैट जो है वो चर्चा का विषय है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो वैलिड है। अब देखो बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे दिस अफोर्ड्स, दिस मतलब ये अफोर्ड करता है। अब ये दिस जो है वो संकेतात्मक है, संकेत आप किस चीज को करेंगे, जिसके बारे में आप पहले बता चुके होंगे उसी को संकेत करेंगे ना, तो सी जो है वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया है। This affords an opportunity for the stakeholders to reaffirm their commitment to consumer well-being। बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है, इससे जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि जो पक्ष हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि भाई हम कंज्यूमर की सेहत के लिए जो हमारा कमिटमेंट है उसको हम सुनिश्चित करें। ठीक है, ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है, राइट। Some major business houses, Cadbury, Nestle and Indigo find themselves, अब ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, कुछ मेजर बिजनेस हाउसेस जैसे कि कैडबरी, नेस्ले और इंडिगो ये अपने आप को पाते हैं, कहाँ पाते हैं, एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस डिस्कोर्स। तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, डी के बाद में ए आएगा, बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, डी के बाद में ए आ रहा है, बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ए डी से पहले आ रहा है, एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। This negligence not only perpetuates suffering but also erodes trust in the institutions meant to safeguard public health। बोल रहे हैं कि ये जो नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस मतलब अनदेखी है, ये ना केवल पीड़ा को बढ़ाती है, परपेचुएट्स मतलब इंक्रीज करना, एनहांस करना, बढ़ाना, पीड़ा को बढ़ाती है, बल्कि जो इंस्टीट्यूट्स हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए, पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं, उनके ऊपर से जो भरोसा है, ट्रस्ट है, उसको इरोड करती है, खत्म करती है। अ ग्राइम पिक्चर ऑफ अ सिस्टम इन डेस्परेट नीड ऑफ अटेंशन एंड रिफॉर्म। वो एक क्लियर पिक्चर है, किस चीज की पिक्चर है, एक ऐसे सिस्टम की जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है कि उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और उसमें कुछ परिवर्तन लाया जाए, रिफॉर्म्स लाया जाए। अब दिस नेग्लिजेंस जो है ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। अ ग्राइम पिक्चर, अब ये पिक्चर है तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, ऑनगोइंग स्टेटमेंट का पार्ट है, तो क्यू भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। द डायर स्टेट ऑफ फैसिलिटीज एट द हॉस्पिटल्स इन हरियाणा पेंट्स अ ग्राइम पिक्चर। पता चल गया, आर के बाद में क्यू आएगा कि जो बुरी स्थिति, खराब स्थिति, क्षीण स्थिति है हॉस्पिटल्स की, फैसिलिटीज की, कहाँ पे, हरियाणा के हॉस्पिटल्स में, वो एक ग्राइम पिक्चर दिखाती है, क्लियर पिक्चर दिखाती है कि ये जो सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है, बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। तो आर फर्स्ट स्टेटमेंट है और आर के बाद में क्यू आएगा।
ठीक है, क्यू आर को कंप्लीट कर रहा है। आर फर्स्ट स्टेटमेंट है लेकिन आर के बाद में पी आ रहा है, आर फर्स्ट स्टेटमेंट है लेकिन आर के बाद में क्यू आ रहा है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स पढ़ के मेरा आंसर सही हो गया, मेरा टाइम बच गया, मैंने एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे, इट इज एविडेंट फ्रॉम रीसेंट रिपोर्ट्स दैट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेलिंग टू मीट द नीड्स ऑफ पब्लिक। तो ये कहाँ से साबित होता है, जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं उनसे साबित होता है कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पब्लिक हेल्थ की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो एस हमारा होगा थर्ड स्टेटमेंट और पी हमारा होगा फोर्थ स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे S1 और S4 स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, PQRS दिया है, इसमें से हमें S2 और S3 स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट डिसीजन टू अपहोल्ड द अपैलेट ट्रिब्यूनल्स रूलिंग। अब अपैलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, अपैलेट ट्रिब्यूनल कोई भी एक संस्था हो सकती है, कोई भी एक कोर्ट हो सकता है जो किसी दूसरे कोर्ट के दिए गए फैसले की जांच करने के लिए बिठाया गया है, ठीक है। उसको जिम्मेदारी दी गई है कि हाई कोर्ट का ये फैसला आया, आप जांच करो कि क्या ये फैसला नियमबद्ध हुआ है, कानून के दायरे में रह के हुआ है, क्या ये फैसला सही है। तो अपैलेट ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया जाता है। अब ये कोई संस्था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग संस्था भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो रीसेंट डिसीजन था कि वो बरकरार रखेंगे, अपहोल्ड रखना मतलब बरकरार रखना, अपैलेट ट्रिब्यूनल का जो रूलिंग आया है, उनका जो फैसला आया है किस चीज के ऊपर, ऑन टैक्सिंग योगा कैंप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट कि क्या रूलिंग आया है कि भाई पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट जो कैंप्स, योगा कैंप्स लगाता है उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स इक्विटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द रियल्म ऑफ सर्विस टैक्सेशन। अब देखो, एक सर्विस टैक्स होता है, उसमें क्या है, आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदा लेकिन आपने किसी की सर्विसेज यूज करी तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ रहा है, ठीक है। योगा क्या है, आपकी हेल्थ के लिए एक सर्विस है, तो उन्होंने बोला कि भाई ये भी सर्विस में आता है तो इसको भी टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो उनका फैसला है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है बराबरी, इक्विटी की तरफ, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की तरफ। किसके रियाल में, किसके दुनिया में, किसके ग्रुप में, सर्विस टैक्सेशन के ग्रुप में। It was a reasonable interpretation of the law as the tribunal rightly observed that the services rendered were akin to those provided by health clubs and fitness centers। बोल रहे हैं ये बहुत ही रीजनेबल इंटरप्रिटेशन था, कि सही इंटरप्रिटेशन था कानून का, क्योंकि ट्रिब्यूनल ने सही तरीके से, बिल्कुल सही तौर पे ये पाया कि जो सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं वो एकिन टू यानी कि समकक्ष है, बराबर है किसके, जो हेल्थ क्लब्स प्रोवाइड करते हैं या फिटनेस सेंटर्स देते हैं, ठीक है, फॉलिंग विद इन द टैक्सेबल कैटेगरी, जो कि टैक्सेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। द फिट एक्ट currently has 76 co-sponsors in the House of Representatives। अब House of Representatives हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता, कॉमनर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स यूके में, जहाँ पे राष्ट्रीय शाही परिवार है वहां पे होता है, ठीक है। तो ये हमारे देश की घटना नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, इसको योगा कैंप के साथ मेल ही नहीं खा रही। The verdict underscores the principle that no entity should be exempted from contributing to the public coffer। coffer क्या होता है, एक लकड़ी का बॉक्स जिसके अंदर आप पैसे वगैरह या चीजें कुछ अपनी सेव करके रखते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक कोफर का मतलब क्या होता है, पब्लिक फंड्स में, यानी कि राजकोष में पैसा जाना चाहिए। तो बोल रहे हैं कि ये जो वर्डिक्ट है ये रेखांकित करता है, हाईलाइट करता है उस सिद्धांत को कि कोई भी पक्ष, कोई भी एंटिटी छूटनी नहीं चाहिए सरकार को टैक्स पे करने से, सरकार के राजकोष में पैसा भरने से, क्योंकि वो पब्लिक के लिए जाएगा। व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल वेंचर्स, क्योंकि पतंजलि एक कमर्शियल वेंचर है, वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहे, उनके योग शिविरों की भी फीस वगैरह होती होगी, ठीक है। और अगर फीस नहीं होती तो वहां पे जो स्पॉन्सरशिप है वो तो होती है ना, तो वो एक कमर्शियल बिजनेस है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी और कोई भी ऐसा पक्ष बचना नहीं चाहिए इस फीस से, ठीक है। तो क्यू जो है इससे मेल खा रहा है, तो ये S2 हो सकता है। अब देखो क्यू ऑप्शन ए में आ रहा है, बी में नहीं आ रहा, ठीक है, सी में आ रहा है और डी में आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि पी जो है वो इस S1 S4 से मेल नहीं खा रहा, तो ए में ऑप्शन पी भी आ रहा है, तो ए भी एलिमिनेट हो गया,
ठीक है, बचा क्या ऑप्शन डी, यहाँ पे भी पी आ रहा है, यहाँ पे भी पी आ रहा है, बचा क्या ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट क्या होगा, एस पार्ट होगा। दिमाग लगाना है, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने के लिए अभी प्रैक्टिस कर लो, स्मार्ट वर्क पेपर के लिए करना है, जो हम मॉक टेस्ट देंगे उसमें स्मार्ट वर्क करना है कि ये चीज मिल रही है, ऑप्शन में जा जो चीज मिल रही है उसको पहले ऑप्शन में जाके चेक करो कि अच्छा ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, यहाँ से एलिमिनेट कुछ होता है तो हटा दो, ठीक है। एट हेल्थ एंड फिटनेस शी हैज बिल्ट, शी किसी महिला का जिक्र आ रहा है, यहाँ पे किसी महिला का नाम आया नहीं आया ना। अब प्रोनाउन पहले नाउन आएगा तभी आएगा, राइट, नाउन तो कोई है नहीं, किसी महिला का नाम है नहीं, तो यानी कि आर यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। ओके, इन अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल अक्टूबर में द कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपैलेट ट्रिब्यूनल, ये गठित किया गया था, ये जो अपैलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है इसका नाम क्या है, पिछले साल अक्टूबर में कस्टम्स एक्साइज और सर्विस टैक्स अपैलेट ट्रिब्यूनल गठित किया गया था, हैड रूल्ड, इन्होंने फैसला दिया था दैट योगा कैंप्स कंडक्टेड फॉर अ फी इवन इन द नेम ऑफ डोनेशन बाय द ट्रस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अ हेल्थ एंड फिटनेस सर्विस एंड वर सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स, कि योगा कैंप्स जिनके अंदर कोई भी फीस ली जाती है चाहे वो डोनेशन के नाम पे हो, पर उनको हम हेल्थ और फिटनेस सर्विस के अंदर में गिनेंगे और उनको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सर्विस टैक्स से जुड़ा हुआ ही मसला आ गया, तो यानी कि S2 और S3, राइट, तो Q और S आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, जब आपकी हेल्थ, सेहत और स्ट्रेंथ, जो शरीर की चुस्ती स्फूर्ति है वो धीरे धीरे वृद्धि हो रही हो, उसमें रिकवरी हो, मान लो आप बीमार हैं फिर धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हैं, तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वलेसेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वलेसेंस। इसका मतलब होता है जो धीरे धीरे आप रिकवर कर रहे हो, जो टाइम लग रहा है उसमें, वो उसको बोलते हैं कॉन्वलेसेंस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पोटेंसी, पोटेंसी मतलब शक्ति। बेनिफैक्शन, बेनिफैक्शन मतलब दान। रेजुविनेशन मतलब किसी चीज का पुनरुत्थान करना, पुनर्जीवन करना, किसी चीज को रिन्यू करना। सो यहाँ पे ऑप्शन ए कॉन्वलेसेंस इज करेक्ट। द टीचर कुड जज दैट हिज इंटेंशंस वर डैश nefarious, so he was not stopped from entering the hall। अब nefarious का मतलब होता है कि उसके दुष्ट, evil, ठीक है, ये होता है nefarious का मतलब। अब टीचर ने भांप लिया कि उसके इंटेंशन nefarious नहीं है, were not, ठीक है, वो nefarious नहीं है। अगर nefarious होता तो वो उसको रोकते ना, उन्होंने उसको रोका नहीं, तो nefarious का एंटोनिम क्या होगा, उसके कैसे थे, उसके अच्छे थे। सो फर्स्ट है पायस, पायस का मतलब होता है धार्मिक, तो धार्मिक मतलब अच्छे हैं। ट्रेटरस, ट्रेटरस मतलब धोखाधड़ी के, विश्वासघात के। एनवियस मतलब ईर्ष्या के। एंड परफिडियस मतलब कि विश्वासघात के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पायस इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी के स्पेलिंग करेक्ट है, फेवरेट के भी करेक्ट है। अग्रीमेंट, क्या होते हैं अग्रीमेंट के स्पेलिंग, AGREEMENT, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब कि कोई एक जिसके ऊपर दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं, साइन किया है, वो हो गया अग्रीमेंट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब अगर आप बोलो कि यार वो तो आज सारा दिन ऑन द बॉल रहा, यानी कि वो बड़ा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रहा था, बड़ा कॉम्पिटेंट मैनर में काम कर रहा था, ठीक है। सो डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, तो स्लो और इनकरेक्ट मैनर में कर रहे हो तो ऑन द बॉल कैसे हुए। डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लेइंग विद द बॉल, बॉल के साथ खेलना मतलब नहीं है। एक्सरसाइजिंग यूजिंग अ बॉल, ये भी इनकरेक्ट है। My students had expect guidance from my end, मेरे स्टूडेंट्स मेरे तरफ से गाइडेंस की उम्मीद करते हैं, उस टाइम पे कर रहे थे। हैड है, पास्ट करना तो क्या आएगा, हैड एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, वो चाह रहे थे मुझसे गाइडेंस, तो ऑप्शन ए में एरर है, हैड एक्सपेक्टेड होगा। केपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, कोई भी मेटल होता है ना, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टाइल स्ट्रेंथ जो है वो चेक की जाती है। डक्टाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो कितना लचीला है, उसको कितना हम खींच सकते हैं, उसके कितना हम तोड़ मरोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, वो होता है डक्टाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे डक्टाइल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइट मतलब लचीला, विलोई मतलब दुबला सा, और लाइसम मतलब कि लचीला अगेन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी डक्टाइल इज करेक्ट। He didn't eat a single morsel of food at his daughter's wedding, उसने अपनी बेटी की शादी में एक निवाला तक भी नहीं खाया खाने का, ठीक है। तो ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, didn't eat,
ईट खाना जो है वो हमारा क्या है, वर्ब है, और क्या है, क्या नहीं खाया, अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड, अब नहीं, पास्ट की घटना, उसने नहीं खाया था उस समय पे, तो वॉज नॉट ईटन, क्या आ जाएगा, वॉज नॉट ईटन बाय हिम एट हिज डॉटर्स वेडिंग। अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड इज नॉट ईटन, इज नहीं आएगा, वॉज आएगा। A single morsel of food was not eaten by him at his daughter's wedding. Option B is correct. My teacher accepted my excuse for being late. अब accepted का एंटोनिम बताना। accepted का मतलब क्या होता है, मान लिया, विश्वास कर लिया, accept कर लिया, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, नहीं विश्वास किया, अस्वीकार कर दिया। ट्रस्टेड मतलब भरोसा करना, रिजेक्टेड मतलब मना करना, अस्वीकार करना, अग्रीड मतलब मान लेना, सहमत होना, बिलीव्ड मतलब मानना। तो ऑप्शन बी रिजेक्टेड इज करेक्ट। अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, अब ये हम पहले भी कर चुके हैं। एविएशन समझ लो, एविएशन इंडस्ट्री यानी कि हवाई यात्रा वाली जो इंडस्ट्री है। एविया, एविया मतलब हवा, ठीक है। तो एवियरी क्या होगा, एक ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा जाता है, पक्षीशाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बरो, जो बिल सुरंग होता है ना, जो खरगोश का घर, उसको बोलते हैं बरो। एपियरी, एपियरी होता है मधुमक्खी पालन की जगह। और डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री होता है जहां पे मम्मी के चमगादड़ और पापा की परियां रहते हैं, यानी कि शयन घर, ठीक है। बेडरूम हो गया, आपका घर हो गया, वो होता है डॉर्मेट्री। सो ऑप्शन ए एवियरी इज करेक्ट। डिसेबिलिटी वॉज व्यूड एज गॉड्स रिट्रीब्यूशन फॉर विकेडनेस इन द पास्ट। पुराने जमाने में अगर कोई व्यक्ति विकलांग होता था तो ये माना जाता था कि भगवान ने उसको उसके कर्मों की सजा दी है, ठीक है। तो रिट्रीब्यूशन ऑफ विकेडनेस मतलब पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, राइट। तो रिवेंज फॉर लीगल वर्क, कुछ लीगल कार्रवाई का रिवेंज है, इनकरेक्ट। भगवान को लीगल कार्रवाई का रिवेंज कैसे लेना है, भगवान को थोड़ी पता चल रहा है, अब पता तो होगा उनको, मान लो, लेकिन वो थोड़ी लीगल कार्रवाई कर रहे, तुमने मेरे ऊपर केस किया, मैं तुम्हारी को इसकी सजा दूंगा, वो नहीं करने वाले। पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, ये माना जाता था कि आपने कुछ गलत किया है तो भगवान उसकी सजा आपको विकलांगता के जरिए देते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट। I sent the email without the required attachment. What have I done? मैं अपने नए असाइनमेंट के बारे में बड़ा एक्साइटेड था, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने गलती कर दी कि मैंने उस जो ईमेल भेजा उसमें अटैचमेंट भेजा ही नहीं, उसमें अपना असाइनमेंट अटैच करके भेजा ही नहीं। ये मैंने क्या कर दिया। तो ये कब काम होता है, जब आप जल्दी जल्दी काम कर रहे हो, आनन फानन में काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इडियम बताना है, शुक अ लेग। तो शुक अ लेग तो आप किसी को बोलते हो कि जल्दी जल्दी काम करो, शेक अ लेग मतलब कि जल्दी जल्दी काम करो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, जल्दबाजी में काम करो, तो वो तो नहीं किया उसने। एज स्विफ्ट एंड एज एन ईगल यानी कि बहुत तेज, तो बहुत तेज काम नहीं किया, लेकिन उसने आनन फानन में काम करने के चक्कर में सोचे समझे बिना काम कर दिया। जंप्ड द गन यानी कि जल्दबाजी में काम कर देना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब है सारे जल्दबाजी में काम करने का ही। टेस्टेड द वाटर्स का मतलब होता है, इसका मतलब अलग है कि कुछ सावधानी से किसी चीज का परीक्षण करना, लेकिन बाकी तीनों का शुक अ लेग, एज स्विफ्ट एज एन ईगल और जंप्ड द गन, इनका मतलब सबका यही है कि हाँ जल्दीबाजी में, लेकिन एज स्विफ्ट एज एन ईगल आपने सही काम किया है, जल्दबाजी में काम किया है, जल्दी जल्दी काम किया, लेकिन सही किया है। शुक अ लेग कोई आपको बोल रहा है कि जल्दी जल्दी काम करो, ठीक है। और जंप द गन मतलब आप जल्दीबाजी में आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। एक्साइटमेंट में, जल्दीबाजी में, उत्साह में आपने बिना जांचे परखे काम कर दिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। अब जो बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए जो बर्तन सा होता है उसको बोलते हैं क्रूज। क्या बोलते हैं? क्रूज। ऑप्शन बी। अब ये क्रूज क्या है, जो जैसे कि जहाज हो गया, शिप हो गया, उसके अंदर जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं ना हमारे क्रू, या फिर मूवीज बनाते हैं, सीरियल्स वगैरह बनाते हैं, उसमें जो होते हैं स्टाफ मेंबर्स, जो हेल्पर्स होते हैं, हेल्पिंग मेंबर्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्रू। सो ऑप्शन सी जो है वो क्रू मतलब लोगों के जरिए जुड़ना है, और क्रूज जो शिप होता है बड़े बड़े, राइट, उनको बोला जाता है क्रूज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्रूज इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो ना यार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।